अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वहशत ज़दा मोहब्बत बाय एच ए चौधरी पार्ट 4। समीर ने पहुंचने में देर कर दी थी। पहले इसे एयरपोर्ट से निकलने में देर हो गई थी और फिर रास्ते में ट्रैफिक में फंस गया था। इसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि रिदा निकाह कर लेगी। जलील होता हुआ किसी तरह रिदा के घर पहुंचा तो देखा कि गहमा गहमी है, इतनी गाड़ियाँ, जहरी बात कोई तकरीब ही हो सकती है थी। इसके दिल की धड़कन बढ़ गई। वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ा। वहाँ खड़े एक आदमी से पूछा, क्या चल रहा है यहाँ? वो खान का आदमी था। इसने हैरत से इसकी तरफ देखा। तुम्हें नहीं पता? वो सख्त लहजे में बोला। पता होता तो तुमसे पूछता, समीर ने कहा। इस आदमी ने खा जाने वाली नजरों से समीर की तरफ देखा। खान सर का निकाह हो रहा है, वो बोला। समीर को 440 वोल्ट का झटका लगा। क्या? वो बस इतना ही बोला और जल्दी जल्दी अंदर दाखिल हुआ। वो इतनी तेजी से अंदर गया कि वहां बैठे सारे लोगों की तवज्जो इसकी जानिब चली गई। रिदा? समीर ने जाते ही सामने बैठी हुई रिदा को जोर से पुकारा। रिदा जो नजरें झुकाए हुए बैठी थी, समीर की बात सुनकर एकदम नजरें उठाई और समीर को देखते उठ खड़ी हुई। क्या कर रही हो तुम? समीर चिल्लाया। क्यों आए हो तुम यहाँ? इस दफा रिदा का भाई बोला। मैं तुम्हें लेने आया हूँ, समीर ने इसके भाई को नजरअंदाज करते हुए कहा। वो पागल हो रहा था। लोग कभी समीर और कभी रिदा को देख रहे थे। तमाशा लग चुका था। रिदा बोलो भी। समीर ने अभी इतना ही कहा था कि जोरदार थप्पड़ समीर के मुंह पर लगा। वो खान था। खबरदार जो मेरी बीवी का नाम लिया तो, खान ने गुस्से से कहा। समीर को एक और जबरदस्त झटका लगा। रिदा की आंखों से आंसू बहने लगे थे। ये मकार शख्स है, तुम नहीं जानती इसने क्या किया है तुम्हारे और मेरे साथ, समीर ने संभलते हुए कहा। खान ने एक बार फिर हाथ उठाया, लेकिन इस बार रिदा पहुंच चुकी थी। इसने खान का हाथ पकड़ लिया, फिर आगे आई। खुदा के लिए यहाँ से चले जाओ। पहले क्या कोई कमी रह गई थी जो अब नया जख्म देने आ गए हो? रिदा ने हाथ जोड़ते हुए कहा। फिर वही हुआ जिसका डर था। सबूर साहब खड़े खड़े अचानक गिर पड़े। पास खड़े लोगों ने इन्हें संभाला। जिससे बचने के लिए उन्होंने ये सब किया था, वो तमाशा फिर लग गया था। वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। पापा, रिदा कहती हुई इनकी तरफ दौड़ी। इनको होश नहीं थी। खान ने पाशा को कहा, जल्दी जल्दी इनको अस्पताल ले जाने के लिए। इनके जाने के बाद रिदा समीर की तरफ आई और आंखों में आंसू लिए गुस्से से बोली, पहले थोड़े दुख दिए हैं, अब क्या जान भी लोगे? मार के चैन मिलेगा तुम्हें। कसूर क्या है हमारा? क्यों माफ़ नहीं करते हमें? अगर पापा कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी, रिदा ने चिल्लाते हुए कहा। इससे पहले कि समीर कुछ कहता, खान आगे बढ़ा और समीर को गिरबान से पकड़ते हुए कहा, अगर दोबारा यहाँ नजर आए या मेरी बीवी का नाम लेने की कोशिश की तो बोलने के लायक नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर खान ने गार्ड्स को इशारा किया जो समीर को खींचते हुए बाहर ले गए। वो पुकार रहा था, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। खान ने मेहमानों से माजरत की और बाहर निकल गया। रिदा खड़ी रो रही थी। इसके भाई ने इसे गले लगाया और इसे लेकर गाड़ी की जानिब चल दिया। इन्हें अस्पताल जाना था। रिदा के वालिद की हालत नाजुक हो गई थी। इन्हें गहरा सदमा पहुंचा था। वो कोमा में जा चुके थे। रिदा बेचारी जो पहले ही इतनी मुश्किलों से गुजर रही थी, ये एक नया अजाब टूट पड़ा था। या अल्लाह, ये सब मेरे साथ ही क्यों? वो दिल ही दिल में कह रही थी और रोए जा रही थी। कहते हैं ना, जब तकदीर इम्तिहान लेना शुरू करती है तो रियायत नहीं करती। आईसीयू में पड़े सबूर साहब जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुबतला थे। इसका कसूरवार कौन था? समीर, खान या वो खुद? खैर, इस वक्त वो सारा इल्ज़ाम समीर को ही दे रही थी। समीर को धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया था। वो वीरान सड़क के किनारे बैठा अपनी मोहब्बत को कोस रहा था। इसके पास कोई राह नहीं बची थी। रिदा अब खान की हो चुकी थी। क्या रिदा इसकी मोहब्बत भूल चुकी थी? क्या अब इसे भी भूलना होगा? लेकिन कैसे? वो कहते हैं ना, मोहब्बत के कब्रों के दुख बहुत अजीब होते हैं। जैसे जैसे कब्रें पुरानी हो जाती हैं, दुख बढ़ जाते हैं। रोज़ फातिया पढ़नी पड़ती है और फातिया पढ़ने वाले के दुख कम नहीं होते। रोज़ इनसे लिपट कर रोना पड़ता है और जाने वाले का दुख तब तक जिंदा रहता है जब तक हम खुद कब्र में लेट न जाए। शायद फिर कोई दूसरा फातिया पढ़ने शुरू कर देता है और ये सिलसिला चलता रहता है, यहाँ तक कि पुरानी कब्रों के ऊपर नई कब्रें बनना शुरू हो जाती हैं। कभी सोचा है पुराने कब्रिस्तान किधर जाते हैं? वक्त के साथ साथ कब्रें ज़मीन के बराबर हो जाती हैं। इनका कद काट, इनके कुतबे ख़त्म हो जाते हैं। इन पे कोई दूसरा सोने वाला अपना ठिकाना बना लेता है। ऐसी ही ये कब्र में मोहब्बत दफन है। ऐसी ही मोहब्बत इधर भी दफन हो चुकी थी। सब कुछ तबाह हो चुका था। हंसती मुस्कुराती जिंदगी, हज़ारों अहदों पे माँ एक लम्हे में मिट चुके थे। मोहब्बत क्या इतनी कमज़ोर होती है? समीर और रिदा दोनों इसी शशोपंज में थे क्योंकि इनकी मोहब्बत दफन हो चुकी थी। समीर को अब वापस लौटना था क्योंकि रिदा के सामने इसे धक्के देकर बाहर निकाला गया और इसने कुछ भी नहीं किया। हालांकि जब वो लौट आया था तो रिदा को इसकी बात सुननी चाहिए थी, लेकिन वो तो किसी और के बंधन में बन चुकी थी। खान ने इतनी महारत से खेल खेला था कि इसके सामने मोहब्बत हार गई थी और नफरत जीत गई थी। एक दिन तुम्हें एहसास होगा, जब ये गर्द छटेगी तो तुम पुकारोगी मुझे, मैं तब भी तैयार रहूंगा, समीर ने कहा और उठ के चल दिया। इसे वापस जाना था हमेशा के लिए।
खान ने शहर के सबसे बड़े अस्पताल में रिदा के पापा को एडमिट करवाया था। इनका इलाज जारी था, वक्त गुजर रहा था लेकिन कोई बेहतरी नहीं आ रही थी। अब इनका जो वक्त बचा था वो अस्पताल में ही गुजरना था। डॉक्टर्स ने कोई गारंटी देने से माजरत कर ली थी। रिदा दिन ब दिन मुरझाई जा रही थी। इसको चारों तरफ से गमों ने घेर लिया था, लेकिन वक्त किसी की परवाह किए बगैर अपनी रफ्तार से जारी था। समीर कराची जा चुका था, पीछे से जुहेब ने सब संभाल लिया था। एक दिन बाद इनकी कनाडा के लिए फ़्लाइट थी, वो जा रहे थे मुल्क छोड़कर। इसके घर वाले इसकी शादी इसकी एक कज़न से करना चाह रहे थे, लेकिन समीर ने इनकार कर दिया कि फिल वक्त वो ऐसा कुछ सोचने की पोजीशन में नहीं है। उन्होंने भी ज़्यादा इसरार नहीं किया कि वक्त के साथ साथ खुद ही समझ जाएगा। शाम के साए ढलने को थे। समीर एक बार फिर दरगाह पहुंचा और इसी बुजुर्ग को ढूंढने लग गया। कुछ देर बाद वो एक जगह बैठे नजर आ गए। समीर ने सलाम किया। बुजुर्ग ने पहचान लिया, इसे खुश दिली से मिले। बड़े दिनों बाद आया है पुत्र, खैरियत है ना? बुजुर्ग ने पूछा। खैरियत ही तो नहीं है बाबा जी, मोहब्बत हार आया हूँ। मैंने देर कर दी, समीर ने पास बैठते हुए कहा। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। मोहब्बत पुकारे तो जूती नहीं पहनते, बस दौड़ लगा देते हैं नंगे पाँव ही। इश्क हमें मुक्तल में पुकारे तो सही, बाबा जंजीर चले आएंगे छन छन करते। बुजुर्ग चुप हुए। अब वो किसी और की हो चुकी है। समीर खुला में घूरते हुए बोला। मोहब्बत की जड़ें बहुत गहरी होती हैं, इतनी आसानी से नहीं उखड़ती हैं। जिस्म किसी और का हो सकता है, रूह नहीं। अब मैं क्या करूं बाबा जी? समीर ने पूछा। एक मोहब्बत खो दी है तो दूसरी बचा लो, कहीं इधर भी देर मत कर देना। हो सकता है ये मोहब्बत तुम्हें निजात दिला दे। माँ बाप, बुजुर्ग ने जवाब दिया। बाबा जी, आपकी कहानी क्या है? आप मोहब्बत के बारे में इतना कैसे जानते हैं? लगता है आपको भी कोई गहरी चोट लगी है। समीर की ये बात सुनकर बुजुर्ग मुस्कुराए। मोहब्बत हर शख्स पर हमला करती है, कोई इसकी जद में आ जाता है तो कोई बच जाता है। मोहब्बत अल्लाह की अता की हुई नेमत ही तो है, बकौल हज़रत वासिफ अली वासिफ। मोहब्बत मांगने से नहीं मिलती, ये तो नसीब की बात है। जिसके नसीब में होती है इसे मिल जाती है। ज़मीन पर जो आसमानी चीज़ है वो मोहब्बत ही तो है, बस फ़र्क होता है हकीकी और मिजाजी में। मिजाजी का रांझे का इश्क मिजाजी हो सकता है, लेकिन वारिस शाह का इश्क हकीकी है। बुजुर्ग समझाते हुए बोले। अगर इश्क हकीकी एक हकीकत है तो अल्लाह ने मिजाजी इश्क क्यों रखा? समीर ने पूछा। पुत्र, तूने सुना नहीं? ये जो मिजाजी मोहब्बत होती है ना, ये आजमाइश होती है दिल की, इंसान के दिल की, इसकी अज़म की, इसके मुस्तकिल मिजाजी की आजमाइश। अल्लाह पहले इंसान के दिल में मिजाजी मोहब्बत का बीज बोता है, फिर इस मिजाजी मोहब्बत को आजमाइशों में जला के कुंदन बना देता है। और जब इंसान का दिल गुराज हो जाता है, नरम हो जाता है, इस काबिल हो जाता है कि अल्लाह पाक की मोहब्बत इसमें घर कर सके, तो अल्लाह पाक इस दिल को अपने लिए मुतकिब कर लेता है। और पता है अल्लाह पाक एक इंसान के लिए दूसरे इंसान की मोहब्बत का इंतखाब पहले क्यों करता है? अल्लाह पाक आजमाता है इंसान को इसके ही जैसे दूसरे इंसान के ज़रिए क्यों आजमाता है, ताकि इस दिल की आजमाइश हो सके, इस दिल को एक का हो के रहना भी आता है या नहीं। और जब इंसान इसी दूसरे इंसान के हाथों टूट जाता है ना, जिसे इसने एक बना रखा होता है, तो अल्लाह ही सबसे पहले याद आता है और बस फिर अल्लाह ही याद रह जाता है। हर मोहब्बत, हर ताल्लुक़, हर रिश्ते की डोर इस मेहरबान मोहब्बत करने वाले अल्लाह पाक से जुड़ जाती है। ये जो मिजाजी मोहब्बत होती है ना, ये बस पहला कदम होता है, बारिश का पहला कतरा। हमारी मिट्टी में कहाँ जज़ब हो जाता है, पता ही नहीं चलता। बस फिर मोहब्बत बाकी रहती है और अल्लाह। बुजुर्ग की वजाहत समीर पर असर कर रही थी। इसकी बातें समीर के अंदर यकीन और सुकून की कैफियत पैदा कर रही थी। मुझे एक बात की समझ नहीं आई बाबा जी, मोहब्बत इश्क है क्या? क्यों है? पुत्र, ये जो मोहब्बत है ना, ये नफ्स से बुत, किसी बुत से बेखुदी, बेखुदी से खुद और खुद से खुदा, खुदा से खुदा की खुदाई की आशनाई का सफ़र है। ये सफ़र इंसान में हर लम्हा खुद फरेबी से, लम्हा बेयकीनी से, लम्हा बेबसी से, लम्हा खुद परस्तगी से होता, लम्हा तोकल से, लम्हा आशनाई का सफ़र है। ये सफ़र लम्हा मोहब्बत की चाह से होता, सिराब के गिरदो गुबार से गुजरता, हकीकत की चाह में जम होता, रब की मोहब्बत को महसूस करता, अपनी तरीक़ियों से निकलता, रब की मोहब्बत की अता की ज़िया से दमकता, कायनात को जगमगाने का सफ़र है। मोहब्बत दरअसल अपनी तलाश का सफ़र है और अल्लाह मोहब्बत है, एक तलाश है जो अज़ल से है जारी, एक सफ़र है जो ख़त्म नहीं होता। बुजुर्ग खामोश हुए। समीर ने ना समझने वाले अंदाज में इनको देख। बाबा जी समझ गए, ये हकीकत की बातें हैं, तेरी समझ में नहीं आनी। तू अभी इश्क मिजाजी की पहली सीढ़ी पर है, अभी तो इसके असूल नहीं सीखे। जाओ यकीन करना सीखो, इसने जो चुना है तुम्हारे लिए वो ठीक है, शायद फिर से पुकार आए। और हाँ, तुम्हारी मोहब्बत अगर सच्ची हुई तो वो कभी नहीं भूलेगी। बुजुर्ग की इस बात ने समीर के दिल में उम्मीद की किरण पैदा कर दी थी। आपने असूलों का जिक्र किया, मैं वो असूल कहाँ से सीखूं? समीर ने पूछा। रोमी से, शम्स तबरेज़ से। इश्क की 40 असूल, 40 रूल्स ऑफ लव पढ़ो।
बुजुर्ग ने कहा। इतने में अजान होने लग गई। अब जाओ, मेरा इश्क मुझे पुकार रहा है, कहीं मैं भी देर न कर दूं। ये कहकर बुजुर्ग उठे और इस तरफ चल दिए। समीर बैठा कुछ देर सोचता रहा। कुछ दिन यूं ही गुजर गए। रिदा किचन में अपने लिए चाय बना रही थी। भाई और भाभी अस्पताल गए थे सबूर साहब को देखने। कभी रिदा चली जाती तो कभी वो अपने काम में मगन थी कि घंटी बजी। वो समझी शायद भाई और भाभी आ गई हैं। इसने जल्दी से जाकर दरवाज़ा खोला तो आगे खान खड़ा था। वो एकदम डर गई और घबरा कर पीछे हट गई। इसने जल्दी जल्दी अपना दुपट्टा सेट किया। आप यहाँ? वो बड़ी मुश्किल से इतना ही बोल पाई थी। क्यों, मुझे क्या है, मैं नहीं आ सकता? खान बोला। नहीं, मेरा मतलब घर में कोई नहीं है। रिदा घबरा गई थी। तुम तो हो ना? खान ने इतना कहा और अंदर दाखिल हो गया। भाई घर नहीं है, रिदा ने डरते हुए कहा। खान एकदम रिदा की जानिब मुड़ा। थोड़ा आगे हुआ तो रिदा पीछे हटी और दीवार से जा लगी। खान इसके करीब आया और कान के करीब जाकर सख्ती से कहा, मैं अपनी बीवी से मिलने आया हूँ, तुम्हारे भाई से नहीं। ये कहकर खान इसके और भी करीब हो गया, इतना कि इसे खान की मूछें टच होती हुई महसूस हुई। रिदा को उलझन हो रही थी, इसकी सांसें तेज थी। इसने अपना मुंह एक तरफ कर लिया। दूर हटे प्लीज, रिदा ने मुश्किल से कहा। क्यों, मैं अपनी बीवी के करीब भी नहीं आ सकता? खान ने उंगली से जुल्फें कान के पीछे की जो रिदा के रुखसार को ढांप रही थी। खान इतना रोमांटिक कब से होने लग गया? वो एक अजीब मंजर था। रिदा का दिल जोर से धड़क रहा था। तुम नाकाम ही हो, मेरा हक है तुम पर। खान एक बार फिर बोला, लेकिन रुकती नहीं हुई अभी। रिदा एक तरफ मुंह किए बोली, निकाह तो हुआ है, खान ने कहा, लेकिन रुकती नहीं हुई। रिदा ने फिर वही जवाब दिया। खान के चेहरे पर एकदम गुस्सा आया और वो पीछे हट गया। रिदा की सांस में सांस आई। आप आए, बैठे, मैं चाय लेकर आती हूँ। ये कहकर वो जल्दी जल्दी किचन में चली गई। इसने जल्दी से पानी का गिलास पिया। वो खान से वहशत ज़दा थी। इसे डर था कि पता नहीं क्या करे, और ऊपर से थी भी अकेली। वो खान के निकाह में थी, लेकिन फिर भी खान से डर रही थी। इसकी मौजूदगी नाकाबिले बर्दाश्त थी। आखिर वो हिम्मत करके चाय लेकर बाहर आई, लेकिन तब तक खान जा चुका था। इसी लम्हे इसके भाई और भाभी आ गए। क्या हुआ, तुम्हारे चेहरे पे 12 क्यों बजे हुए हैं? इसके भाई ने रिदा को देखते हुए कहा। नहीं, वो खान आए थे। रिदा ने अपने आप पर काबू पाते कहा। कहाँ है, नजर नहीं आ रहा? भाई ने पूछा। मैंने बताया अब घर नहीं है, इसलिए चले गए होंगे। ओह, फिर इधर उधर की बातें होने लगी। वक्त फिर से गुजरने लगा। काफ़ी दिन गुजर गए, लेकिन दोबारा खान नहीं आया। ऐसे ही बैठे हुए थे, सभी के फ़ोन की बेल हुई। रिदा, देखना किसका फ़ोन है, इसके भाई ने अखबार पढ़ते हुए कहा। रिदा ने रिसीवर उठाया। हेलो, जी जी, रिदा बोली। आगे से न जाने क्या कहा गया कि रिदा एकदम सख्ते में आ गई। रिसीवर इसके हाथ से गिर गया था। क्या हुआ रिदा? इसके भाई ने इसे इस हालत में देखा तो घबरा के पूछा। रिदा वैसे ही किसी मुजस्मे की तरह खड़ी थी। इसकी आंखों से आंसू जारी हो चुके थे। इसके भाई ने इसके करीब जाके इसे हिलाया। क्या हुआ है, कुछ बोलो भी। लेकिन रिदा चुप थी। इसके भाई ने गिरा हुआ रिसीवर उठाया, लेकिन कॉल कट चुकी थी। इसने एक बार फिर रिदा को झंझोड़ा। पापा। रिदा बस इतना ही बोल पाई थी कि इसका जब टूट गया था, रोने लग गई थी। इसका भाई समझ गया। दुख की एक सर्द लहर इसके बदन में दौड़ने लगी। रिदा भाई के कंधे पर सर रखकर रोने लगी। पहले ही दुखों में घिरी रिदा के लिए ये एक और मुश्किल मरहला था। तकदीर के सामने रिदा बेबस थी। तकदीर इसके बाप को भी ले उड़ी थी। तकदीर वो वाहिद शय है जिसके सामने इंसान बेबस हो जाता है। ये तकदीर ही है जो इंसान को बादशाह से फ़कीर बना देती है और फ़कीर से बादशाह बना देती है। तकदीर ही है जो तलख हो जाए तो इंसान की ज़िंदगी में हज़ारों रोग ले आती है, और अगर मेहरबान हो जाए तो दुनिया की तमाम ख्वाहिशात इंसान के कदमों में बिखेर देती है। ये तकदीर ही है जो तबाह करने पर आए तो इंसान को रस्वा कर देती है, और संवारने पर आए तो रब से मिलवा देती है। ये सब खेल तकदीर का है। अस्पताल से ज़रूरी कार्रवाई के बाद सबूर साहब की डेड बॉडी को घर लाया गया। इनके घर में क़यामत खेज मंजर था। ख़ास तौर पर रिदा के लिए ये बहुत बड़े दुख की बात थी। रिदा को हौसला देने के लिए भाभी के सिवा कोई नहीं था। भाई खुद गम से चूर दुनिया वालों की हमदर्दियाँ लेने में मसरूफ़ थे। चूँकि खान भी अब इस ख़ानदान से जुड़ चुका था, और वैसे भी सबूर साहब और इनके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, इसलिए खान वहाँ अहम शख्स था। तदफीन के बाद रिदा का भाई बहुत देर कब्र पर बैठा रोता रहा। आज इन्हें दुनिया गुजरती महसूस हो रही थी। खान इसे घर लेकर गया। आज खान के चेहरे पर भी एक दुख झलक रहा था। सबूर साहब इसके लिए काबिल एहतराम शख्स थे, लेकिन इनके जाने का गम था या कोई और बात थी। खैर, वक्त फिर तेजी से गुजरने लगा। कहते हैं ना, वक्त हर जख्म की मरहम है। समीर और इसकी फैमिली भी कनाडा जा चुके थे। समीर जॉब करने लग गया था। इसकी शादी इसकी कज़न से तय कर दी गई थी। पहले तो समीर किसी सूरत भी राज़ी नहीं था, लेकिन आखिरकार माँ बाप के सामने हार मानना पड़ ही गई। तकरीबन 1.5 महीना गुजर चुका था। वक्त अपनी रवानी से जारी था। इस वक्त में खान ने रिदा से रब्ता करने और मिलने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की थी। रिदा घर में बोर होने लगी थी। इसने भाई की इजाज़त से एक स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। वो बाहर निकली, बच्चों में इसका ध्यान बटा रहता। इसे सुकून मिलता था। कुछ जख्म भी भरने शुरू हो गए थे। इधर खान भी अपने बिजनेस में मसरूफ था, बिल्कुल वैसे का वैसे ही जुनूनी खरूस। पाशा, गाड़ी रोको। खान एक बिजनेस मीटिंग में से वापस आ रहा था जब इसकी नज़र रिदा पर पड़ी। क्या हुआ सर? पाशा ने गाड़ी साइड पर रोकते हुए कहा।
खान शीशे से बाहर एक तरफ घूरी जा रहा था। ये यहाँ क्या कर रही है? खान ने इस तरफ देखा। पाशा ने बेयकीनी के आलम में इस तरफ देखा तो तब रिदा स्कूल से निकल कर एक तरफ चल रही थी। पता नहीं सर, स्कूल में कोई काम होगा, पाशा ने कहा। इसके कौन से बच्चे पढ़ते हैं यहाँ? खान ने पाशा को घूरा। पाशा खामोश बैठा रहा। गाड़ी आगे लेके जाओ, खान ने कहा। पाशा ने हुक्म की तामील की। अब गाड़ी रिदा से आगे कुछ फासले पर सड़क के दूसरे किनारे पर रुकी। खान ने सन ग्लासेस लगाए और गाड़ी से उतरकर इस जानिब चल दिया। पाशा भी पीछे था मगर फासले पर। रिदा नजरें झुकाए चल रही थी। अचानक इसने सामने देखा तो खान को अपनी तरफ आता हुआ पाया। वो सहम गई और वहीं रुक गई। तुम यहाँ स्कूल में खैरियत? खान ने आते ही पूछा। जॉब करती हूँ यहाँ, रिदा ने बड़ी मुश्किल से कहा। क्या? इसकी क्या जरूरत थी तुम्हें? खान खफकी से बोला। रिदा लम्हे भर खामोश रही। घर में फारिग रहती थी, बोर हो जाती थी। सोचा ये ही कर लूँ, रिदा ने जवाब दिया। ओह, तो मैडम बोर होती हैं? बोरियत दूर करनी ही पड़ेगी। खान ने गहरी नजरों से देखा इसे। रिदा चुप खड़ी थी। आओ तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, खान ने इशारा करते हुए कहा। नहीं, मैं चली जाऊंगी, रिदा ने मासूमियत से जवाब दिया। खान को ये बात नागवार गुजरी। क्यों, मेरे साथ जाते हुए शर्म आती है? खान ने तल्खी से कहा। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं, रिदा ने घबराते हुए कहा। खान ने पाशा को इशारा किया। पाशा गाड़ी करीब ले आया। बैठो, खान ने कहा। रिदा को मजबूरन बैठना पड़ा। खान रिदा के बराबर आके बैठ गया। रिदा एक तरफ बाहर को देखी जा रही थी। खान रिदा को देखे जा रहा था। करीब होके बैठो, खान ने कहा। रिदा डर गई। मैं ठीक हूँ, रिदा ने जवाब दिया। क्यों, शोहर के करीब होके बैठना ठीक नहीं है? खान ने गुस्से से कहा। रिदा को समझ नहीं आ रही थी क्या कहे इसने। फिर वही बात कर दी। अभी रुखती नहीं हुई। रुखती रुखती रुखती, खान चिल्लाया। अभी काम करना ही पड़ेगा। रिदा के पसीने छूट रहे थे और वो और सहम गई और कुछ ना बोली। पाशा, रोको गाड़ी, पहले खाना खाएंगे। खान फिर बोला। मुझे घर जाना है। रिदा न जाने कौन सी बात पे घबराई हुई थी। खान ने एकदम गुस्से से देखा। क्यों, अपने आशिक के साथ रात को भी आ जाती थी? शोहर के साथ खाना खाते हुए मौत पड़ रही है। खान गुस्से से बोला। इस बात ने रिदा को अंदर से तोड़ के रख दिया था। वो बोली तो कुछ ना, लेकिन एक आंसू इसकी आंख से निकलकर गाल पे बह गया। पाशा, चलो पाशा, खान ने पाशा से कहा। उन्होंने रिदा को घर छोड़ा। खान ने मजीद कोई बात नहीं की। कुछ दिन बाद खान दोबारा रिदा के घर आया, लेकिन वो रात का वक्त था। सब लोग घर थे। इसके भाई ने दरवाज़ा खोला। वो खुश दिली से खान से मिला और अंदर लेकर आया। यहाँ रिदा और इसकी भाभी बैठी हुई थी। दोनों खान को देखते उठ खड़ी हुई। रिदा और खान दोनों ने एक दूसरे को अजीब सी नज़रों से देखा। रिदा के भाई ने रिदा को चाय बनाने का कहा और इसकी भाभी भी इसके साथ ही चली गई। खैरियत, खान साहब इस टाइम तशरीफ़ लाए? इसके भाई ने इनके जाने के बाद पूछा। हाँ, एक ज़रूरी बात करनी थी, टाइम मिला तो सोचा आ जाऊँ, खान ने टांग पे टांग रखते कहा। ज़रूरी बात? इसके भाई ने थोड़ा हैरत से कहा। देखो हसन, सबूर साहब के जाने के बाद इस घर के बड़े तुम हो। बेशक इनकी कमी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन अब ये बात तुम्हारे अलावा किसी से नहीं की जा सकती। खान बोला। मैं समझा नहीं, रिदा के भाई ने जवाब दिया। मैं रुखसती की बात कर रहा हूँ। मेरा ख्याल है अब आप लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए। खान कहकर चुप हुआ। इसके भाई ने गहरी सांस ली। मैंने भी सोचा था, लेकिन पापा की मौत के बाद वो काफ़ी डिस्टर्ब थी। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अब काफ़ी वक्त गुजर चुका है। अब वो ठीक है। इसे नई माहौल की ज़रूरत है। इससे इसको इन ख्यालात से निकलने में मदद मिलेगी। खान इसके भाई को एतमाद में ले रहा था। ये तो है, लेकिन पता नहीं रिदा इसके लिए तैयार भी है या नहीं। इसके भाई ने तफ्तीश से कहा। तैयार करो इसको, फैसला तुमने करना है। मुझे लगता है यही वक्त है। खान जोर दे रहा था। ठीक है, मैं रिदा और ख़ानदान के कुछ और लोगों से मशवरा करके बता दूंगा आपको, रिदा के भाई ने कहा। ठीक है, मैं इंतज़ार करूंगा, खान ने कहा। इतनी देर में रिदा चाय लेकर आ गई थी। फिर इधर उधर की बातें होने लग गई। खान के जाने के बाद जब सब अपने अपने बेडरूम में चले गए तो हसन रिदा के कमरे में गया। रिदा, मुझे तुमसे एक बात करनी है, इसके भाई ने पास बैठते हुए कहा। जी भाई, रिदा ने अदब से जवाब दिया। अगले महीने मुझे एक प्रोजेक्ट के लिए बाहर जाना है। मैं सोच रहा हूँ जाने से पहले तुम्हारी रुखसती कर दी जाए। इसका भाई चुप हुआ। रिदा कुछ देर खामोश बैठी रही। देखो, खान भी यही चाहता है। इससे तुम्हारी बोरियत भी ख़त्म हो जाएगी, अपना घर बार संभालोगी। इसको खामोश देख कर इसके भाई ने कहा। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, रिदा बोली। वक्त ही वक्त है, 2 हफ्ते पड़े हैं अभी इस टाइम में, जब तुम कहो। उसके भाई ने सर पे हाथ रखते हुए कहा। रिदा सोचने लगी। इसने किस्मत से हार मान ली थी। वो थक चुकी थी, अब और नहीं भाग सकती थी। वो जानती थी कि फैसला हो चुका है। खान ने जब कहा कोई इसे इनकार नहीं कर सकता, इसलिए इसने सब कुछ अपने रब पे छोड़ दिया। ठीक है भाई, आप जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर है, क्योंकि वो जानती थी खान के आने का क्या मकसद हो सकता है। ये कहते हुए इसकी आंखों में आंसू थे। तुम रो क्यों रही हो? भाई ने देखकर पूछा। पापा भी यहाँ होते तो कितना अच्छा होता ना, इसने टूटी हुई आवाज़ में कहा। हाँ, इनकी कमी तो रहेगी हमेशा। इसके भाई ने सर्द आ बड़ी। अच्छा चलो तुम सो जाओ, रात काफ़ी हो गई है। ये कहते हुए इसका भाई कमरे से निकल गया। खानदान से मशावरत के बाद अगले हफ्ते रुखसती तय आ गई। वक्त इतनी तेज़ी से गुजरा कि पता ही नहीं चला कि कब वो दिन आ गया।
आज रिदा की रुखसती थी, वो दुल्हन बने हुए हूर लग रही थी, जेवर से रास्ता, महंगा ड्रेस, हर चीज़ खान की चॉइस थी। खान ने कोई हल्ला गुल्ला करने से मना कर दिया था, बस खानदान के चंद लोग, वो भी बस रिदा की तरफ से थे। खान की तरफ से खान और पाशा ही थे। पाशा ने आज खास फरमाइश की थी कि खान को तैयार वो करवाए। खैर खान खुश था, मान गया। आज पहली दफ़ा खान की ड्रेसिंग में हर चीज़ पाशा की सिलेक्ट की हुई थी। खान सूट बूट किसी शहजादे से कम नहीं लग रहा था, लेकिन अंदाज वही रिवायती खरूस। खान की बारात में खान, पाशा, एक मुलाजमा और इसके गनमैन थे। बारात मुकर्रर वक्त रिदा के घर पहुंची। गाड़ी रुकी, हमेशा की तरह सबसे पहले पाशा उतरा। इसने जल्दी जल्दी गाड़ी का दरवाज़ा खोला जिस तरफ खान बैठा हुआ था। खान गाड़ी से उतरा। इसने पाशा को देखा। पाशा ने अच्छी खासी तैयारी की हुई थी। दूल्हा कौन है? खान ने पाशा से कहा। पाशा सुनकर हैरान हुआ। ऑफ कोर्स सर, आप। पाशा ने जवाब दिया। साले, मुझसे ज़्यादा प्यारा तो तू लग रहा है। खान ने हल्का सा प्यार से इसको थप्पड़ लगाया। पाशा हंसने लग गया। इतनी देर में फूलों का हार पकड़े खान को वेलकम करने वाले पहुंच गए। खान के साथ साथ पाशा को हार पहना रहे थे। खान ने ये देखकर पाशा की तरफ तेज नजरों से देखा। पाशा ने खान को अपनी तरफ देखते देखा तो मुंह छुपाकर हंसने लग गया। खान को बिठाया गया। कुछ देर बाद दुल्हन बनी रिदा को जब लाया गया तो वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि पहचानी नहीं जा रही थी। खान ने जब इसे देखा तो एक लम्हे ख्यालात का कोई झटका लगा। वो रिदा पर नजरें जमाए बैठा था, लेकिन अगले लम्हे इसने अपना सर झटका और इसके तासुरात गुस्से में बदल गए। चंद रस्मात के बाद रुखसती का वक्त आ गया। गाड़ी का दरवाज़ा खुल चुका था। हैरत की बात यह थी कि रिदा बिल्कुल रोई नहीं। शायद वो तकदीर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना सीख चुकी थी। रिदा को गाड़ी में बिठाया गया। आखिर वो पिया घर सुधार गई। गाड़ी खान के घर की जानिब रवां दवां थी। रास्ते में अचानक खान ने गाड़ी रुकवाई और गाड़ी से उतर गया। पाशा को कहा, इसे घर ले जाओ। रिदा के लिए यह हैरान कुन मंजर था। एक दुल्हन बगैर दूल्हे के जा रही थी। रिदा लावारिस लड़की की तरह एक ड्राइवर और एक मुलाजमा के साथ जा रही थी। आखिरकार गाड़ी खान के शानदार घर में दाखिल हुई। गाड़ी दाखिली दरवाजे के सामने एक अहाते में रुकी। गाड़ी का दरवाज़ा खुला। गाड़ी में रिदा अकेली थी। इसे खुद ही उतरना था। वो गाड़ी से निकली तो सामने एक नीम बूढ़ी औरत, जो शायद मुलाजमा थी, फूलों का गुलदस्ता लिए खड़ी थी। रिदा अकेली बगैर शोहर के खड़ी थी। क्या दुल्हन को ऐसे लाया जाता है घर? वो जहन ही जहन में सोच रही थी। इस घर में आपका वेलकम। ये कहते हुए इस औरत ने गुलदस्ता रिदा की तरफ बढ़ाया। अब रिदा अकेली थी। आसपास कोई नहीं था। रिदा ने वो गुलदस्ता पकड़ लिया। लेके जाएं इनको। एक तरफ खड़ा पाशा बोला, चले मैम। रिदा हक्का बक्का खड़ी थी। ये किस किस्म का वेलकम किया जा रहा था? रिदा चुपचाप इस औरत के साथ चलने लगी। शाम का वक्त था। रिदा को एक कमरे में पहुंचाया गया। भले शुबह घर कोई महल नुमा घर था। वो औरत रिदा को कमरे तक लाई। यहाँ से एक और मुलाजमा ने वेलकम किया और कमरे के अंदर ले गई। जिस कमरे में रिदा को लाया गया वो दरमियाना सा कमरा था। रिदा को बेड पर बिठाया गया। क्या ये खान का कमरा है? रिदा ने हैरानगी से पूछा। जी नहीं मैम, सर का कमरा दूसरी तरफ है, इसने बताया। रिदा को हैरत का झटका लगा। तो फिर मुझे इस कमरे में क्यों लाया गया है? रिदा ने पूछा। सर का हुक्म है आपको इस कमरे में ठहराया जाए। आपको यहाँ ही रहना होगा, मुलाजमा ने बताया। रिदा का दिल खून के आंसू रो रहा था। इसे समझ नहीं आ रही थी इसके साथ जिस किस्म का सलूक होना था। नई नवेली दुल्हन का अलग कमरा। सर के आने तक आपको ऐसे ही यहाँ वेट करना होगा, मुलाजमा फिर बोली। रिदा खामोश बैठी रही। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बुला लीजिएगा, ये कहकर वो बाहर चली गई। रिदा दुल्हन बने अपनी किस्मत को रो रही थी। कैसे बर्दाश्त हो गई ये सब? एक शख्स जिससे इसे नफरत थी और अभी भी है, क्या वो इस सब चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ कर सकेगी? ये ऐसे ही घुट घुट कर मर जाएगी। इन्हीं सोचों में गुम बैठी हुई रिदा छत को घूर रही थी। न जाने कब से ऐसे ही बैठी हुई थी। बस तब्दीली इतनी आई थी कि इसने टेक लगा ली थी। रात हो चुकी थी। इसे खान के इंतज़ार में बैठना था। 5 घंटों से वो ऐसे ही बैठी हुई थी। ज़्यादा थकी तो थोड़ा लेट लिया। अचानक दरवाजे पर हुई दस्तक ने इसे ख्यालात से निकाला। वो मुलाजमा थी। मैम, आपको सर ने बुलाया है, मुलाजमा ने कहा। रिदा का दिल धड़का। कहाँ? रिदा ने घबरा कर कहा। अपने कमरे में। सर ने कहा है आपके पास 3 मिनट हैं, जल्दी करें। मुलाजमा कहकर चुप हुई। ये भी हुक्म है? रिदा ने सोचा। जो भी था शोहर था, इसकी तमील तो करनी थी। रिदा उठी और इसे मुलाजमा ने खान के कमरे में पहुंचाया। सर आ गई मैम, मुलाजमा ने कहा। खान इस वक्त खिड़की से बाहर देख रहा था। वो एकदम मुड़ा। रिदा दरवाजे में खड़ी थी। दुल्हन बने खड़ी रिदा को खान ने देखा तो फिर इसे एक झटका सा लगा, जो अगले ही लम्हे गुस्से में बदल गया। दरवाज़ा बंद करो, खान ने हुक्म दिया। ये शायद पहली दफ़ा था कि एक दुल्हन दरवाज़ा बंद करके आ रही थी। बैठो, खान ने वहीं खड़े खड़े कहा। रिदा बेड के एक साइड पर बैठ गई। इस तरह के पाँव ज़मीन पर ही थे। खान कुछ देर वहाँ खड़ा इसे घूरता रहा, फिर कमरे के कोने में रखे बड़े से दराज से वही कटे हाथ वाला बॉक्स निकाला और इसे उठा कर रिदा की तरफ बढ़ा
दिया। रिदा ने जब कटा हुआ इंसानी हाथ देखा तो इसके होश उड़ गए। इसके दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई थी, ऐसे लग रहा था उछल के बाहर आ जाएगा। खान इसके बराबर दूसरी साइड पर आकर बैठ गया और बॉक्स को साइड टेबल पर रख दिया। आज से 12 साल पहले मुझे एक शख्स ने थप्पड़ मारा था। खान को थप्पड़। खान एकदम से बोलना शुरू हुआ। पता है मैंने इसके साथ क्या किया था? खान ने रिदा को घूरते हुए कहा। रिदा अपनी धड़कन आसानी से सुन सकती थी, इस कदर घबराई हुई थी। वो कुछ न बोली, चुप बैठी रही। पूछो क्या किया मैंने? खान एकदम दहाड़ा। रिदा डर कर सहम सी गई। क्या क्या किया? रिदा ने डरते डरते मुश्किल से कहा। मैंने इसका हाथ ही काट दिया। खान नफरत से बोला। रिदा को दुनिया घूमती हुई नजर आई। वो समझ गई थी कि खान ने ऐसा क्यों कहा। इसे थप्पड़ याद आ गया। क्या खान इसका भी हाथ काट देगा? वो दिल ही दिल में सोच रही थी। मुझे पता नहीं चला था, सॉरी। आखिर रिदा ने हिम्मत इकट्ठी करके कहा। अब पता चल जाएगा। खान ने बैठ के सिरे से टेक लगाते हुए कहा। इस बात ने रिदा को और भी डरा दिया था। आंसू निकलने के करीब ही थे। खान कुछ देर घूरता रहा, फिर एकदम इसके चेहरे के तासुरात बदल गए, जैसे इसने बात झटक दी हो। इसे उठाओ और वहीं रख के आओ। खान ने बॉक्स की तरफ इशारा करते हुए कहा। क्या किसी दुल्हन की शादी की रात ऐसी भी हुई होगी? जो भी था वो इनकार नहीं कर सकती थी। हिम्मत करके उठी और बॉक्स को पकड़ते हुए इसके हाथ कांप रहे थे, क्योंकि एक कटा इंसानी हाथ वो पहली बार देख रही थी। वो तो एक मामूली जख्म नहीं देख सकती थी। इसने बॉक्स उठाया और कोने की तरफ बढ़ने लगी। हर लम्हे यही लग रहा था कि अभी वो गिर जाएगी, लेकिन अल्लाह अल्लाह करके इसे रखने में कामयाब होगी। खान बैठा दिलचस्पी से देख रहा था। रिदा दोबारा आकर इसी जगह बैठ गई। वो खान के पाँव की तरफ थी। रिदा नजरें झुकाए बैठी थी। खान कुछ देर यूं ही बैठा इसे देखता रहा, जैसे कुछ तलाश करने की कोशिश कर रहा हो। इसकी आंखों में अजीब सी नफरत थी। इसने अपना एक पाँव रिदा की गोद में रखा। मेरे जूते उतारो, खान सख्ती से बोला। रिदा ने बेबस नजरों से खान को देखा और फिर जूता उतारने लगी। थोड़ी देर बाद दूसरा जूता उतारा। करीब आके बैठो, खान ने हुक्म देने वाले अंदाज में कहा। रिदा सहमी हुई बैठी रही। सुना नहीं तुमने? मेरे करीब आओ, खान ने गर्जदार आवाज में कहा। रिदा उठी और थोड़ा करीब होगी। और करीब। खान फिर गरजा। रिदा और करीब होगी। इस दफा वो खान के बिल्कुल करीब थी। वो खान की नजरें अपने चेहरे पर महसूस कर सकती थी। दिल की धड़कन बदस्तूर तेज थी। मेरी तरफ देखो, खान ने बोला। रिदा ने बड़ी मुश्किल से खान की तरफ देखा। क्या कहा था तुमने? घटिया हूं मैं? नफरत है मुझसे? खान गुस्से से बोला। रिदा का दिल जोर से धड़का। मोहब्बत मेरी किस्मत में नहीं होगी और मुझे कभी मोहब्बत नहीं मिलेगी, यही कहा था ना तुमने? खान की आंखों में उतरा गुस्सा साफ नजर आ रहा था। रिदा के पास कोई जवाब नहीं था। वो अब खान के रहमो करम पे थी। खान एकदम आगे झुका और अपने चेहरा इसके करीब करते हुए बोला। मोहब्बत मिलेगी और तुम करोगी मोहब्बत मुझसे। खान की पंकार इसे महसूस हो रही थी। मोहब्बत और खान से वो सोच भी नहीं सकती थी। इसने नजरें झुका ली थी। मेरी तरफ देखो, खान फिर कर जा। रिदा ने मजबूरन देखा। चलो मोहब्बत करो मुझसे, खान बोला। ये मजाका खेज बात थी। रिदा हक्का बक्का थी। इजहार मोहब्बत करो मुझसे, खान एक बार फिर बोला। रिदा शशो पंच में मुतला थी। ये क्या हो रहा था? कैसे करूं मैं इजहार मोहब्बत? वो दिल ही दिल में कह रही थी। करो। खान इसे चुप देखकर फिर गरजा। कैसे? रिदा बड़बड़ाई। क्यों, इजहार मोहब्बत नहीं करना आता? खान ने घूरते हुए कहा। चलो मैं सिखाता हूँ। मेरी आंखों में देखो और कहो कि खान मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। ये एक फनी मंजर था, लेकिन खान की आंखों में नफरत थी। रिदा बस हैरानगी के आलम में गुम थी। कहो, खान की दहाड़ ने से हिला दिया। रिदा अब के खामोश ही गुमसुम बैठी हुई थी। क्यों अपने शोहर से मोहब्बत का इजहार करते शर्म आ रही है? खान की आंखें लाल हो चुकी थी। बोलो। इस दफा खान गुस्से से गरजा और इसकी आंखें फैली हुई थी। रिदा के आंसू बह रहे थे। मुझे आपसे मोहब्बत है। रिदा ने इतनी मुश्किल से कहा कि रोने लग गई। इतनी तकलीफ, इतना दुख अपने शोहर से इजहार मोहब्बत करते हुए। खान का गुस्सा बढ़ रहा था। ऐसे नहीं, मेरी आंखों में देखो और मेरा हाथ पकड़ कर कहो, जैसे अपने आशिक का हाथ पकड़ के कहा करती थी। खान नफरत से बोल रहा था। ये बात रीता को हर बार अंदर से तोड़ के रख देती थी। आखिर क्यों करता था खान ये बात बार बार? मेरा हाथ पकड़ो। खान की गर्जदार आवाज पर फिर बुलंद हुई। रिदा ने खान का हाथ पकड़ने के लिए हाथ उठाए तो हाथ कांप रहे थे। मेरा हाथ पकड़ते हुए हाथ कांप रहे हैं? इसका पकड़ते तो कभी नहीं कांपे। खान नफरत से बार बार रिदा के दिल पर खंजर चला रहा था। पकड़ो मेरा हाथ। खान की आवाज इतनी ही करखत थी। रिदा ने खान का हाथ पकड़ा, दोनों हाथों से। खान फिर गरजा। रिदा ने ना चाहते हुए भी खान का हाथ थामा। मेरी आंखों में देखो, खान फिर बोला। रिदा ने ऐसे ही किया। अब बोलो। खान मैं दिलो जान से आपसे मोहब्बत करती हूँ। खान की वहशतज़दा आंखें इसे घूर रही थी। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। रिदा की आवाज़ टूटी हुई थी। फिर से कहो कि खान मुझे आपसे मोहब्बत है। रिदा ने फिर से कहा। नहीं नहीं, फिर से कहो, खान मुझे आपसे मोहब्बत है। इस दफ़ा रिदा की आवाज़ टूटी हुई नहीं थी। खान को अचानक कुछ याद आया। बकवास। खान गुस्से से रिदा का हाथ झटकते हुए बोला। तुम जैसी लड़कियां मोहब्बत कर ही नहीं सकती। नफरत है मुझे तुमसे। दफा हो जाओ मेरे कमरे से।
खान चिल्लाया और दोबारा खिड़की की तरफ चला गया। रिदा इतनी नफरत का निशाना बनने के बाद अपने मुर्दा जज्बात लिए कमरे में आ गई जो इसके लिए मुख्तस किया गया था। वो रोने लगी, यहाँ तक कि इसकी हिचकी बंद गई। या अल्लाह, क्यों? आखिर मेरे साथ ही क्यों? वो चिल्लाकर रब से फरियाद कर रही थी। इसे खबर नहीं थी वो कितना ऊंची रो रही थी। इसकी आवाज़ें कमरे से बाहर जा रही थी। अचानक दरवाज़ा खुला और वही बूढ़ी औरत अंदर आई जिसने गुलदस्ता पेश किया था। इसके हाथ में पानी का गिलास था। रिदा की आंखों से आंसू रवानी से जारी थे। इसने रिदा की तरफ पानी का गिलास बनाया लेकिन रिदा मुसलसल रो रही थी। इसने गिलास नहीं पकड़ा। इस औरत ने पानी साइड पर रखा और रिदा के करीब बैठ गई। वो रिदा को गौर से देखने लगी लेकिन रिदा के तासुरात से लग रहा था कि इसे किसी की मौजूदगी नागवार गुजर रही थी। वो रोना चाहती थी और ज्यादा। दुल्हन रोती अच्छी नहीं लगती। कुछ देर बाद वो औरत बोली। रिदा ने आंखों में आंसू लिए इस औरत की तरफ देखा। इसकी आंखों में रिदा के लिए हमदर्दी थी। दुल्हन? ऐसी दुल्हन भी कभी देखी है जिसके साथ ऐसा सलूक किया गया हो? रिदा आंसू साफ करते हुए बोली। इंसान की फितरत भी अजीब है। कभी तो ऐसा जिद्दी के अपनी अना की खातिर हर चीज, हर एहसास और हर शय, हर रिश्ते को कुचल डालता है। और अगर यही इंसान किसी की मोहब्बत को दिल में जगह दे दे तो अना तो दूर, इसके लिए अपनी इज्जत नफ्स तक को रोंद डालता है। वो औरत ने ऐसे बात की थी जैसे वो सब जानती हो। रिदा हैरत से इसे देख रही थी कि ये बात जैसे महसूस हुई हो इसे। रिदा खामोश थी। इस औरत ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मैं आपका दुख समझती हूँ बेटा। एक औरत समझ सकती है कि इस रात जज्बात कुचले जाने का दुख कैसा होता है। वो चुप हुई। वो इंसान नहीं जानवर है। रिदा का इशारा खान की तरफ था। तो जानवर को सुधारा जाता है, मानूस किया जाता है। औरत ऐसे बात कर रही थी जैसे रिदा कुछ समझाने की कोशिश कर रही हो। मैं नहीं जानती आप दोनों में ऐसा क्या हुआ है जो ये सब हो रहा है, लेकिन मैं खान मियाँ को जानती हूँ। इन्होंने शादी की है तो किसी वजह से, किसी बात को लेके, किसी बदले में या किसी अना की वजह से की है। औरत अपनी बात जारी रखते हुए बोली। हूँ, अना, बदला, गुस्सा और कर भी क्या सकते हैं खान? मैं औरत हूँ ना, कमज़ोर हूँ, इसलिए जो जी में आएगा करेगा। मैं उसके हुक्म की पाबंद हूँ। रिदा ने जवाब दिया। आप बीवी हो इसकी बेटा? औरत ने कहा तो रिदा को हैरत हुई। आप कौन हैं बड़ी बी? और इस घर में सिर्फ आप ही को मुझसे हमदर्दी क्यों है? रिदा ने पूछा तो औरत धीरे से मुस्कुराई। मैं भी मुलाजमा ही हूँ, तब की जब खान मियाँ छोटे से थे। और रही बात हमदर्दी की, तो मैं भी एक औरत हूँ। इसने बताया। आप कैसे रह लेती हैं यहाँ? आपका घर बार होगा, अब तो बूढ़ी हो चुकी हैं। रिदा इस औरत को से गुफ्तगू करके अपना जी बहलाने लगी। इसे लगा चलो कोई तो है जो इसे समझ रही थी। इसे अपनी माँ का रूप दिख रहा था। इसकी बात सुनकर औरत एक बार फिर मुस्कुराई। मेरा सब कुछ यही है बेटा, यही घर बार, औरत ने जवाब दिया। रिदा को समझ न आया लेकिन इसने मजीद कुछ ना पूछा। आपका नाम क्या है? रिदा ने पूछा। शगुफ्ता, लेकिन यहाँ सब माजी ही कहते हैं। रिदा को ये लफ्ज़ सुनकर बहुत अच्छा लगा। खान भी यही कहता है? रिदा ने पूछा। हाँ, खान मियाँ भी। वो छोटे ही थे जब इनकी वालदा गुजर गई, तब से मैंने ही पाला है। इस औरत ने बताया। क्या मैं भी आपको माजी कह सकती हूँ? रिदा ने मासूमियत से कहा। क्यों नहीं बेटा, सब ही कहते हैं, आप भी कह सकती हैं। वो रिदा के चेहरे को हार लगाते हुए बोली। रिदा कुछ देर खामोश बैठी रही, फिर अचानक कुछ सोच के रोने लगी। रोते नहीं बेटा, हिम्मत से काम लो, बदलने की कोशिश करो, पर कैसे? मुझे नफरत है इस शख्स से, मुझे खौफ आता है इसे देख के। वो जालिम है दरिंदा। रिदा रोते हुए बोली। नफरत का जवाब नफरत से दोगी तो नफरत ही परवान चढ़ेगी। इसे मोहब्बत से ख़त्म करने की कोशिश करो, औरत ने कहा। आप बचपन से इसके साथ हैं, आप ख़त्म कर पाई हैं क्या? रिदा तकरीबन फिर चिल्ला रही थी। जो नफरत खान मियाँ में बढ़ी हुई है, इसको सिर्फ मोहब्बत ही ख़त्म कर सकती है और कोई नहीं। इसने जवाब दिया। मैं नहीं कर सकती मोहब्बत, और वो भी खान से। रिदा बोली। आप कर सकती हैं बेटा। औरत में बहुत ताकत होती है, बड़े बड़े बिगड़े इंसानों को सीधा कर देती हैं और बड़े बड़े शरीफों को बिगाड़ देती हैं। माजी ने जवाब दिया। मैं नफरत करती हूँ, और खान की नफरत का क्या? रिदा बोली। आप नफरत कर सकती हैं तो मोहब्बत भी कर सकती हैं। मुझे खान मियाँ की आंखों में मोहब्बत नजर नहीं आई, लेकिन मैं आपकी आंखों में मोहब्बत देख सकती हूँ। आप खान के अंदर मोहब्बत जगा सकती हैं, सिर्फ आप। ये कहकर वो चुप हो गई। रिदा को जवाब समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। वो चुप बैठी रही। आपको सोचना होगा बेटा, वरना खान मियाँ को रोकने की जरूरत किसी में भी नहीं है। ये कहकर वो कमरे से चली गई। रिदा कुछ देर बैठे सोच रही थी। न जाने कितनी देर तक वो वहीं बैठी रही। दरवाजे की दस्तक ने रिदा को जगाया। शायद रात के आखिरी पहर इसे नींद आ गई थी। इसकी आंखें किसी हद तक सूजी हुई थी। दरवाज़ा खुला। मैम उठे, सर नाश्ते के लिए बुला रहे हैं, एक मुलाजमा ने कहा। रिदा उठ के बैठ गई। मैम आपके पास 10 मिनट हैं, आप तैयार होकर आ जाएं, सर का हुक्म है। ये कहकर वो चली गई। 3 मिनट, 10 मिनट, मैं गुलाम हो गई, रिदा सोच रही थी। लेकिन इसे हुक्म मानना ही था। वो खान के रहमो करम पे थी। अभी वो उठी ही थी कि फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। वही मुलाजमा अंदर आई। इसके हाथ में कपड़ों का जोड़ा था। मैम आपका ड्रेस, इसने कहा और सूट बेड पर रख दिया, फिर चली गई। रिदा ने जल्दी जल्दी 10 मिनट में तैयारी की और नाश्ते की मेज़ पर पहुंची।
खान पहले ही सरबराही कुर्सी पर बैठा हुआ था। रिदा को आता देखकर गजबनाक नजरों से इसे देखा। रिदा सोच ही रही थी कि कौन सी कुर्सी इसके लिए मुख्तिस है। इतने में मुलाजमा ने खान के बिल्कुल साथ वाली कुर्सी थोड़ी सी पीछे खींची। रिदा को इसी पर बैठना था। वो खान के काफी करीब थी। रिदा चुपचाप बैठ गई। खान ने घूर के देखा। शोहर के अदाब का नहीं पता तुम्हें? खान घूरते हुए बोला। रिदा को समझ ना आई। मुंह उठा के आके चुपचाप बैठ गई हो? खान फिर बोला। बोलो गुड मॉर्निंग खान। खान ने सख्ती से कहा। रिदा कुछ देर चुप रही। गुड मॉर्निंग खान। रिदा ने हिम्मत करके बोल दिया। ऐसे नहीं, प्यार से बोलो। मुझे प्यार नजर आया इसमें। खान अभी भी घूरे जा रहा था। बोलो कि गुड मॉर्निंग माय लव। खान ने पूछा। रिदा ने खान के कहने के बगैर ही इसकी आंखों में देखकर बोल दिया। खान की ये सुनते फिर आंखें फैल गई। बकवास, वो चिल्लाया। इससे पहले आगे कुछ कहता, सर, एक मुलाजिम ने कहकर ध्यान बटा दिया। रिदा ने देखा तो माँ जी आ रही थी। रिदा थोड़ी पुरसकून हुई, लेकिन अगले ही लम्हे देखकर हैरान रह गई। खान ने खुद उठकर इनके लिए कुर्सी पीछे खींची और बिठाया। उन्होंने आते ही सबको सलाम किया। ये खान इतना बहादुर कब से हुआ? रिदा को ताजुब हुआ। माँ जी ने रिदा से हाल चाल पूछा। इतनी देर में खाना इनकी प्लेटों में इनके सामने रखा जा चुका था। अगले ही लम्हे हैरत का एक और झटका लगा जब रिदा ने यह देखा कि माँ जी ने खान को अपने हाथों से लुकमा खिलाया। खान जैसा जालिम सिफ्त इंसान एक मुलाजमा के हाथ से खाना खा रहा था। ये वाकई हैरान कुन था। रिदा के जहन में हजारों सवाल उठ रहे थे, लेकिन वो बोली कुछ नहीं। पूरे नाश्ते के दौरान कोई नहीं बोला। इधर समीर की शादी इसकी कज़न के साथ हो चुकी थी। वो कनाडा में सेट थे। पाकिस्तान को हमेशा के लिए खैर बात कह चुके थे। दूसरी तरफ फराज भुट्टो अपनी कार्रवाई में मसरूफ था। इसके दोस्त ने इस केस में इसकी बहुत मदद की थी। एसपी को रिपोर्ट देने से पहले इसने पोस्टमार्टम रिपोर्ट की एक कॉपी अपने पास रख ली थी, जिसका इसको बड़ा फ़ायदा हुआ। वो अपने दफ्तर में बैठा हुआ था कि इसके दोस्त सरफराज की आवाज़ आई। मुबारक हो फराज साहब, आज आपकी मेहनत रंग ले आई। वो आते ही जोश से बोला। खैर है, फराज ने कहा। वो एक फ़ाइल इसके सामने मेज़ पर फेंकता हुआ कुर्सी पर चौड़ा होकर बैठ गया। फराज ने फ़ाइल खोली और पढ़ना शुरू की। एकदम इसकी आंखों में खुशी चमकी। वो एक डीएनए मेडिकल रिपोर्ट थी। वेल डन सरफराज, तुमने कमाल कर दिया। फिराज खुश होते हुए बोला। अब खान बच के दिखाए। फराज साहब, आपको फिर सोच लेना चाहिए। खान बहुत बासर है। सरफराज बोला। खान जितना भी बासर है, इसको तो मैं मिट्टी में मिला कर छोड़ूंगा। फराज की आंखों में जुनून था। आप जानते हैं खान बच जाएगा, सरफराज ने कहा तो फराज के चेहरे पर मायूसी छा गई। नाश्ते के दौरान कोई कुछ नहीं बोला। रिदा अपने कमरे में आ गई थी। इसे जो करना होता था हुक्म मिल जाता था। अभी वो आकर बैठी ही थी कि दरवाज़ा खुला और खान अंदर आया। रिदा एकदम घबरा सी गई। खान ने कुछ देर दरवाज़ा पर खड़े हो के देखा, फिर चलता हुआ इसके करीब आया और बैठ गया। रिदा सहम कर बैठ गई। वो बहुत खूबसूरत नजर आ रही थी, लेकिन चेहरे पे गम के असरात। वो नजरें झुकाए फर्श को देख रही थी। अपने शोहर को देखोगी नहीं? खान बोला, लेकिन इसकी आवाज़ में किसी किस्म का कोई गुस्सा नहीं था। रिदा ने बेयकीनी के आलम में खान की तरफ देखा कि आज इतने आराम से कैसे बोला। रिदा ने खान की तरफ देखा तो इस दिन की तरह कुछ बाल इसके रुखसार पर गिर गए थे। खान ने इनको हटाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही हाथ करीब किया, रिदा एकदम पीछे हट गई। एकदम खान की सारी नरमी गुस्से में बदल गई। इसने हाथ बढ़ाकर रिदा के चेहरे को इतनी जोर से पकड़ा कि इसके दोनों गाल खान के हाथ में जकड़े हुए थे। इसे तकलीफ हो रही थी। अब तो रुखसती भी हो चुकी है। अब तो मैं वही करना होगा जो मैं कहूँगा। खान इसे के चेहरे के करीब आता हुआ बोला। रिदा को इतना दर्द हो रहा था कि बोला भी नहीं जा रहा था, लेकिन खान ने तो तकलीफ देना ही थी। थोड़ी देर बाद खान ने इसे छोड़ दिया। इसके हाथ का निशान रिदा के चेहरे पर नक्श हो चुका था। कैसा लगा? खान की दुनिया में आके बहुत भुदक रही थी ना, इतने लोगों के सामने मेरी इज्जत को चैलेंज किया था। खान गुस्से से बोल रहा था और रिदा चुप बैठी सुन रही थी। वो लोग जो सर उठाकर मुझसे बात नहीं कर सकते, तुमने इनके सामने क्या क्या कहा? अब मैं बताऊंगा तुम्हें इसका अंजाम। खान की आंखों में वहशत थी। इसने स्टूल उठाया और रिदा के सामने बैठ गया। रिदा की धड़कन तेज हो गई। चलो फिर से बोलो, वही सब जो इस दिन ऑफिस में बोला था सबके सामने। खान आस्तीन चढ़ाते हुए बोला। रिदा घबराई हुई नजरों से खान को देखे जा रही थी। चलो बोलो। खान फिर बोला। कहो वैसे ही कि खान घटिया हो तुम। रिदा को समझ नहीं आ रही थी कि क्या बोले। अब वो खामोश बैठी रही। चुपचाप बोलो। खान घट जा। वो एकदम सहम गई। तो मैं 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 नहीं बोल सकती। रिदा टूटी हुई आवाज में बोली। बोलना पड़ेगा तुम्हें। क्या कहा था मुझसे? नफरत है ना, तो दिखाओ अपनी नफरत। खान की आवाज में वही गर्ज थी। बोलो। खान ने सख्ती से कहा। रिदा की आंखों में पानी भर आया। खान घटिया है। इसने जुमला पूरा भी नहीं किया था कि रोने लग गई। नफरत करती हो तो ये आंसू क्यों निकल रहे हैं? खान इसी तलखी से बोला। रोको इन्हें। कहो तुम जैसा इंसान मोहब्बत के काबिल ही नहीं है। खान ने एक बार फिर कहा, लेकिन रिदा रोए जा रही थी। कहो। खान फिर घर जा। रिदा ने हिम्मत करके रोते रोते कह ही दिया, साथ ही साथ रब से शिकवा कर रही थी कि आखिर
किस बात की सजाएं मिल रही हैं मुझे? शाबाश, खान बोला हर जुमले के साथ। इसकी आंखों में नफरत उतर रही थी। कहो खान, तुम्हारे नसीब में कभी मोहब्बत नहीं होगी। रिदा में और कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन खान के गुस्से के सामने से बोलना पड़ा। खान की आंखें सुर्ख हो गई थी, वो रिदा को घूरे जा रहा था। कहो मैं नफरत करती हूँ तुमसे, खान ने एक बार फिर कहा। खुदा के लिए। रिदा रोते हुए इससे ज़्यादा कुछ न बोल पाई। जो कहा है वो करो। खान गरजा। बोलो। खान, मैं नफरत करता हूँ तुमसे। खान रिदा की बात काट कर इतने ज़ोर से गरजा के इसकी दहाड़ से कमरा लरस गया। सहमी हुई रिदा को अपने कानों पे हाथ रखना पड़ा। इसे लग रहा था अगले लम्हे इसका दिल फट जाएगा। अपने मिजाजी खुदा को ऐसे बोलते शर्म नहीं आती? खान ने इसे घूरते हुए कहा। चलो माफ़ी मांगो। खान ने फिर से कहा। कहो खान, मुझसे गलती होगी, माफ़ कर दे, गलती होगी, माफ़ कर दे, रिदा ने रोते रोते कहा। खान, लाजमी कहना है। खान ने तनबिया की। गलती होगी मुझसे खान, माफ़ कर दें, रिदा ने हाथ जोड़ते हुए कहा। लेकिन खान का अंदाज वही रहा। अब कहो कि खान मुझे आपसे मोहब्बत है। खान बोला। खान, मुझे आपसे मोहब्बत है, रिदा को कहना पड़ा। खान ने एक कहका लगाया। वहशत ज़दा मोहब्बत। फिर से कहका। तुम्हारी इतनी औकात ही नहीं है कि तुम खान से मोहब्बत करो। खान यकदम सीरियस होते हुए बोला। नफ़रत है मुझे तुमसे। मुझसे नफरत करती हो ना? अब पता चला नफरत होती क्या है। खान की दुनिया में नफरत ही नफरत है। इसी नफरत के साथ तुमसे मोहब्बत कराऊंगा और तुम करोगी। खान तुम्हें बताएगा नफरत किसे कहते हैं। खान अपनी नफरत में न जाने क्या कुछ बोल गया था। इसने स्टूल को टांग मारी और बाहर निकल गया। ईदा के पास सिवाय रोने के क्या रह गया था? क्या खान का शादी करने का मकसद सिर्फ बदला लेना था? ईदा अपनी किस्मत पर रो रही थी। या अल्लाह, मैं क्या करूं, वो सोच रही थी। थोड़ी देर बाद एक मुलाजिमा कमरे में आई। मैम, सर ने कहा है 2 दिन बाद आपके भाई और भाभी आ रहे हैं। इसने कहा। और मैम, सर ने कहा है कि आपको अपने भाई के सामने कहना होगा कि आपको सर से मोहब्बत होगी और सर आपका बहुत ख्याल रखते हैं। वो अपनी बात जारी रखते हुए बोली। और इन 2 दिनों में सर घर नहीं होंगे। उन्होंने कहा है आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि सर नहीं चाहते कि इनके सामने आपकी आंखों में एक भी आंसू आए। इसने इतना कहा और वापस जाने के लिए मुड़ी। इसे अचानक याद आया। मैम, सर का हुक्म है कि इन 2 दिनों में आप अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे। जिस चीज़ की ज़रूरत हुई कमरे में ही पहुंचाई जाएगी। मुलाजमा ये कहकर चली गई थी। रिदा के लिए कमरा जेल बन चुका है। ऐसी जेल जिसमें से रिहाई नामुमकिन थी। बस अब इसे बर्दाश्त करना था। इसके पास और कोई चारा नहीं था। किसी से बात नहीं कर सकती थी, ना इसके पास मोबाइल था। वो सख्ते की हालत में बस बैठी हुई थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाओ, रिदा बड़ी आवाज़ में बोली। दरवाज़ा खुला। वो माँ जी थी। पिछली बार की तरह इस बार भी इनके हाथ में पानी का गिलास था, जो इन्होंने रिदा की तरफ बढ़ाया। रिदा ने ना चाहते हुए पकड़ लिया। वो पास बैठ गई। मुझे आप लोगों की बातें सुनाई दी, वो बोली। रिदा ने इनकी तरफ देखा। अब मुझे कुछ समझ आया कि खान मियाँ क्यों कर रहे हैं ऐसा। बेटा, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था खान को, और वो भी सबके सामने। उन्होंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा। खान में बहुत अना है बेटा। वो चुप हुई। मेरी बहनों जैसी दोस्त ने खुदकुशी कर ली खान की वजह से माँ जी, रिदा ने जवाब दिया। मुझे बताया था पाशा ने। इस लड़की का अफसोस हुआ सुनकर। लेकिन बेटा, खान जैसे इंसान से मोहब्बत करना इतना आसान नहीं है, माँ जी ने कहा। वो मोहब्बत करती थी खान से। इसने जान देकर किया है कि मोहब्बत ऐसे लोगों से भी होती है। रिदा जज्बाती हो रही थी। मोहब्बत में जान देना कोई बड़ी बात नहीं है बेटी। असल चीज़ है मोहब्बत को समझना, अगले इंसान के दिल में घर करना, इसे एहसास दिलाना कि आपको मोहब्बत है, ख़ास तौर पर ऐसे इंसान को जिसका दिल नफरत में डूबा हो। मोहब्बत अपनी जगह बना लेती है, लेकिन इस लड़की ने हार मान ली। इसकी मोहब्बत कमज़ोर थी, जिसका जान देकर भी खान पर कोई असर नहीं हुआ। माँ जी खामोश हुई। इसने तो इल्तिजा भी की थी मोहब्बत की। हिदा ने कहा। मोहब्बत भीख में नहीं मिला करती कि आदमी कशकोल लेकर दरे यार पर धोनी मार कर बैठ जाए। बात नसीब और देने वाले की मर्जी पर मुनहसर होती है। कभी कभी चंद बूंदें सैराब कर देती हैं, और कभी सावन भी नाकाफ़ी होता है। कभी नारसाई की दश्त में भटकते उम्रें बीत जाती हैं। प्यास सवा होने लगती है, हलक में कांटे उग आते हैं। हिजर के सोले रूह छलनी कर देते हैं, और कभी चंद कदमों की मुसाफत दरे इस्तिजाज वाह कर देती हैं, और तन मन वसल की बारिश में भीग जाता है। माँ जी ने जवाब दिया। मैं समझी नहीं माँ जी। छोड़े बेटा, फिर किसी वक्त समझाऊंगी। मुझे आपकी आंखों में मोहब्बत नजर आ रही है बेटी। मैं नहीं जानती आपकी कहानी क्या है, लेकिन इतना ज़रूर कह सकती हूँ, सिर्फ आप ही हैं जो खान को बदल सकती हैं। वरीदा की आंखों में देखते हुए बोली। मैं? आपने देखा ही है जैसा सलूक होता है मेरे साथ। पता नहीं किन गुनाहों की सज़ा मिल रही है मुझे। रिदा अशकबार थी। मैं समझती हूँ, वो बोली। आप क्यों नहीं समझाती इन्हें? मैंने देखा आज आपके हाथ से खाना खा रहा था। इतनी इज्जत करता है आपकी। खुदा के लिए मुझे क्यों अजियत दे रहा है?
रिदा की बात सुनकर वो थोड़ी मुस्कुराई। मैंने माँ बनकर पाला है इसको, छोटा सा था जब से मेरे हाथ से खाना खा रहा है, बस माँ का प्यार तलाश करता है। लेकिन मैं एक मुलाजमा हूँ, खान की मामलात में कोई दखल नहीं देता। ये याद रखिए, आप इनकी बीवी हैं, आपका मुकाम मुझसे ज़्यादा है। वो अपनी बात जारी रखते हुए बोली, खान की ज़िंदगी में कोई कमी नहीं है, बस कमी है तो मोहब्बत की है, जिसने इसको इस कदर वहशतनाक बना दिया है। तो अब मैं क्या करूँ? रिदा ने मासूमियत से कहा, वही करें जो वो चाहते हैं। क्या मतलब? रिदा बोली, मोहब्बत। माँ जी ने जवाब दिया, लेकिन कैसे माँ जी? जो नफरत मुझे है इससे, वो कैसे ख़त्म होगी? जो हर नए दिन के साथ बढ़ती जा रही है। ख़त्म करना होगा इस नफरत को बेटी। आपने खान का सिर्फ ये वाला पहलू देखा है, इसके दूसरे पहलू को पहचानने की कोशिश करो। असली खान को जानो, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, जो नफरत के नीचे दब चुका है। इसे मोहब्बत से निकालने की कोशिश करो, आप कर सकती हैं। खान जैसे इंसान से मोहब्बत कैसे हो सकती है? हिदा ने कहा, आपकी दोस्त ने भी तो की ही थी। खान इंसान बुरा नहीं है, खान के नीचे से शाजिल को पहचानने की कोशिश करें। वो ऐसे कह रही थी जैसे रिदा से ज़बरदस्ती मोहब्बत करवाना चाह रही हूँ। मोहब्बत खौफ, मुझे खौफ आता है इससे। इस कदर नफरत ज़दा इंसान से मोहब्बत की तवक्को रखी जा सकती है क्या? रिदा बोली, बेटी अगर आप अपनी नफरत ख़त्म करने में कामयाब हो गई तो समझ लेना खान भी कर सकता है। रिदा खामोश रही। खान बचपन से मोहब्बत से महरूम रहा है, लोगों की नफरत ने इसके अंदर नफरत भर दी है। छोटा सा था, माँ छोड़ गई, 15 साल की उम्र में बाप भी छोड़ गया, कोई रिश्तेदार नहीं थे। जो थे, इन्होंने बच्चे से यतीम बच्चों से मुंह मोड़ लिया। वो और सानिया तनहा थे, तभी से इनके साथ हूँ। वालिदैन की मोहब्बत से महरूम खान इतनी छोटी उम्र में ही वालिद का कारोबार चलाने लगा, लेकिन दुनिया बहुत फरेबी है। खान बच्चा था, खैर वो अलग कहानी। वक्त गुजर रहा था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस मासूम बच्चे को खान बनने पर मजबूर कर दिया। माँ जी चुप हुई तो इनकी आंखें अश्कबार थी। ऐसा क्या हुआ था माँ जी? रिदा सुनना चाहती थी, फिर कभी सही वो बोली, मुझे आपसे हमदर्दी है बेटी, क्योंकि अब आप खान की ज़िंदगी में हैं और खान खान ही है। आपको सोचना होगा, वरना ये नफ़रत नसूर बन जाएगी। वो शख्स ऐसी नफ़रत कर सकता है तो सोचो मोहब्बत कैसी करेगा, जब करेगा तो। ये कहकर वो जाने के लिए उठ खड़ी हुई।